नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लोकार्पण के बाद सीएम धामी ने विभिन्न प्रतिनिधियों और वीरों और वीरांगनाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने देशभक्ति, शहीद के सम्मान और राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे और जिलाधिकारी मनीष कुमार सहित कई अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना झलकती नजर आई और लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। तो तिरंगा हमारी स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। सीएम धामी ने इसी के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। वहीं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सैनिकों, वीरांगनाओं और उन्हीं के साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी से संवाद स्थापित किया, उनसे बातचीत की और उनके शौर्य बलिदान को एक बार फिर याद किया। बनारस में काशी का कॉरिडोर बन जाता है। महाकाल में महाकाल लोक उज्जैन में बन जाता है। भाइयों बहनों, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण मास्टर प्लान पर काम हो जाता है। आदि कैलाश हमारा सीमांत क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, और आदि कैलाश जाने वाली संख्या जानते हैं पहले कितनी होती थी? पहले कभी 500 होती थी, कभी 600 होती थी, कभी 1000 हो जाती होगी। और इस वर्ष आपको जानकर हैरानी होगी कि 37,000 लोगों ने आदि कैलाश जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन किए हैं। और उसका असर हमारे चंपावत में भी दिखेगा। उसका असर यहाँ भी दिखने लगा है, क्योंकि जो लोग गाड़ी से यात्रा करने आते हैं वो टनकपुर से यात्रा शुरू करते हैं और यही मार्ग से चंपावत होते हुए, लोहाघाट होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए, धारचूला से होते हुए आदि कैलाश तक पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ रहा है, होम स्टे बढ़ रहे हैं, होटल बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। हमारे तमाम युवा अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा ये संकल्प है कि पूरे चंपावत में जो लोग हमारे यहाँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आते हैं, मैं चाहता हूं इस प्रकार से कि मैया की कृपा से कि वो आने वाले लोग अपना 3-4 दिन का कार्यक्रम बनाकर एक दिन वो पूर्णागिरि के दर्शन करें, रणकोची मैया के दर्शन करें, वो बाराही मैया के दर्शन करें, वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करें, गोलजू बाबा के दर्शन करें, बयानधुरा बाबा जाएं, यहाँ घटकू महाराज के दर्शन करें। यहाँ हमारे जितने भी मानेश्वर से लेकर पंचेश्वर से लेकर जितने स्थान है, उन सभी स्थानों का दर्शन करें। हम ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर बनाएंगे कि जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस पूरे चंपावत जनपद की बने। रीठा साहब भी लोग जाएंगे, तमाम स्थान है। और मैं कहता हूँ बड़े माँ, यहाँ हमारे पांडे जी बैठे हैं, इनके अखबार में भी लिखा था, मैं देख रहा था, इनका अखबार पढ़ रहा था। सच में मैं ऐसा मानता हूँ कि चंपावत में मेरे को यहाँ की सेवा करने का एक विधायक के रूप में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे इन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से और उनके आशीर्वाद। आप सबने तो मत दिया, समर्थन दिया, ऐतिहासिक रूप से आपने मुझे विधानसभा में भेजा यहाँ से, मैं मानता हूं। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये स्थान हमारा अध्यात्म का भी एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ सर्वाधिक देव स्थान है। पूरे एक जनपद में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो हमारा ये जनपद चंपावत ये सर्वाधिक देव स्थानों का जनपद है भाई। तो इसलिए आदर्श जनपद बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ घोषणाएं मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। नर्सिंग कॉलेज चंपावत में प्रशिक्षण के प्रयोजन ड्राइव 234 आवासीय परिसर इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित करते। अब मौन पालन में भी एक क्रांति होने वाली है। भटजी मौन आ रही है, भटजी सुना
सूरज बता दो। मौ मौ तो मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और लाभान्वित किए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत की जाएगी। मौनपोखरी से नीड 2 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण डामरीकरण किया जाएगा। अमोड़ी छतकोट बाईपास में 5 किलोमीटर मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। व्यापक जनहित में सामुदायिक स्थानों पर 50 हैंडपंप लगाए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत पल्सों के अंतर्गत आंतरिक टाइल्स मार्क लगाए जाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र शक्तिपुर बुंगा के प्रत्येक ग्राम में सोलर लाइटों की 10-10 की व्यवस्था की जाएगी। एडी बयानधुरा बाबा मेला स्थल सहित समस्त लोक देवताओं के मेला स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चंपावत के नागनाथ मंदिर के समीप रामलीला मंच का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाएगा। चंपावत नगर में व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत के ढकना बड़ोला मोटर मार्ग सैदुला तक लिंक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बिनलेक से हिंगला देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पूर्वांचल एग्रो संस्कृत विद्यालय में पुनरुत्थान किया जाएगा। जल संस्थान कार्यालय के लिए जल भवन का निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुरा मोटर मार्ग अवशेष भाग इंटरलॉकिंग टाइल्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुर मोटर मार्ग बॉडी मिलान मोटर मार्ग तथा लमकनिया मोटर मार्ग के पूर्व निर्मित चौड़ाई में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र विस्तार के लिए फसल उत्पादन से वृद्धि किसानों को सशक्त बनाने के लिए 20 स्थानों पर सोलर लिफ्ट पेयजल सिंचाई योजना स्थापित की जाएगी। जंगली जानवरों से कृषि कार्यों को हो रहे नुकसान व कृषक भाइयों के आय को मजबूत करने के लिए चंपावत जनपद में 5 करोड़ की धनराशि से ग्राम संतृप्तिकरण की परिकल्पना पर कार्य करने हेतु सामूहिक घेरबाड़ योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अमोड़ी सिप्टी मोटर मार्ग पर उर्चुम न्याड़ी के मध्य 42 मीटर स्पान बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अमोड़ी सिप्टी मोटर मार्ग पर 3 में एडिसरा छतकोट के मध्य 48 स्पान बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। खर्क कारगिल में युवाओं के स्वास्थ्य व खेल में अभिरुचि को देखते हुए खेल मैदान अवसंरचना का विकास किया जाएगा। विकास भवन चंपावत को कुमाऊनी शैली में पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम सभा लदान से डोडेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सबने बहुत सारे कागज मुझे दिए हैं, सारी एप्लीकेशन मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उनको सभी को आगे की योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पुनः एक बार मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद अब दून पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसएसपी दून के निर्देश पर शहर भर में देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान निर्धारित समय अवधि के बाद खुले बार और रेस्टोरेंट पुलिस के निशाने पर हैं। एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया है। पुलिस ने देर रात तक अभियान चलाकर कई स्थानों पर जांच और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। दरअसल हाल ही में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा सभी यूथ से ये गुजारिश और ये एक मैसेज भी है। देखिए, आप अगर बाहर निकलते हैं तो कृपया करें तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और समय से अपने घर जाएं। और अगर आप रोड पे हैं तो कृपया करके जो ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर देखिए कोई भी ट्रैफिक के नियमों का वायलेशन करेगा, रोड रेज की घटना में शामिल होगा, स्टंटबाजी करेगा, रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल करेगा, 3 सवारी चलाएगा, विदाउट हेलमेट चलाएगा, तो उसके विरुद्ध पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करेगी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुकदमा पंजीकृत कर उसको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो एल्कोमीटर से उसका टेस्ट किया जाएगा और फिर आपके विरुद्ध सख्ताई से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा और आपकी गाड़ी को भी सीज किया जाएगा।
उत्तराखंड की राजनीति में दलबदल और ज्वाइनिंग को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अन्य दलों से आए नेताओं को लेकर अपनी सूची लंबी होने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट संभाल कर रखे क्योंकि जल्द ही उसे एक बड़ा झटका लगने वाला है। महेंद्र भट्ट ने इशारों में ये कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के मौन रहने के पीछे की वजह जल्द सामने आएगी, जिससे सियासी तस्वीरें ही बदल सकती हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है, जहां ज्वाइनिंग को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। पहले अपनी लिस्ट संभाल कर रखें और कुछ दिनों में उनको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कुछ लोग मौन में चले गए। वो मौन में क्यों गए उसका भी रहस्य ही बन जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने कांग्रेस की एकजुटता को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि आज पार्टी पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी तालमेल बेहतर हुआ है। पार्टी अब मेरा तेरा से ऊपर उठकर उन प्रत्याशियों पर भरोसा करेगी जिनकी जमीन पकड़ बहुत मजबूत है और जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। कापड़ी ने भी कहा कि कांग्रेस रणनीति के तहत ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएगी जो जनता के बीच सक्रिय और जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट मजबूत है, जिनसे आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचेगा। एकजुटता कांग्रेस में आज है, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता की जो बात करते हैं वो तो मीडिया पर भी दिखाई दे रही है कि कितनी एकजुटता है। कांग्रेस एकजुट होकर और जो भी प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं उन प्रत्याशियों पर को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। मेरा तेरा छोड़कर मजबूत जो व्यक्ति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जिसकी मजबूत है और जो चुनाव जीत सकता है उस व्यक्ति पर। प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी विचारधारा को मजबूत बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि पार्टी राष्ट्रहित, समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने सत्ता का लालची और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के साथ खड़ा है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रता की राजनीति और समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति की ओर प्रेरित करती है। और जो लोग राष्ट्रता की राजनीति के, समाज हित की राजनीति के पक्षधर हैं और वो उस विचारधारा को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युगों युगों से प्रचलन में भी हैं और इन शब्दों का पालन करने वाले लोग भी युगों युगों से सामने आते रहे हैं। तो इस कलयुग में भी सत्ता के सुख को भोगने के लिए, सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी एक कांग्रेस जैसा दल इस देश के अंदर काम कर रहा है। तो कुछ लोग उनके साथ भी जाना चाहते हैं, वो जाते रहते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ है, प्रदेश के जनमानस को बेहतर से बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि अगर हवाई सेवाओं में बार बार रुकावटें आती हैं या फिर उड़ानें शुरू होकर बंद हो जाती हैं तो इसमें कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो सेवा को नियमित और विश्वसनीय बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नजर सभी पर रहती है और अगर कोई कंपनी जनहित में दी जा रही सेवाओं में लापरवाही करती है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, देखिए सरकार की पूर्णतः ये कोशिश है कि जो भी हमारा जनमानस चाहे हवाई सेवा लेने का काम कर रहा है उसको हर सुविधा मिले, उसको हर व्यवस्था का यहाँ पर जो है मिलनी चाहिए। तो लेकिन अगर कंपनियां इस तरीके का कार्य करती हैं या उड़ान के समय पे, या जो आपने अभी कहा कि शिलान्यास हुए हैं और उड़ानें नहीं हुई, 5 बार उसका जो है शिलान्यास हो चुका है या उद्घाटन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपनियों को भी देखना चाहिए और सरकार की नजरें सबके ऊपर होती हैं। अगर जो गलत करता है या किसी भी प्रकार की सेवा हमारे जनमानस को देने का काम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात सब्सिडी की, अगर सरकार उनको सब्सिडी दे रही है तो उनको फायदा भी देना चाहिए, हमारे प्रदेश को भी और हमारे जनमानस को। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और फैसलों की सराहना करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनसे न सिर्फ राज्य को नई पहचान मिली बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उनकी छवि और मजबूत हुई है, प्रभावी नेता के रूप में उभर रही है।
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश के हित में जिस तरीके से अलग अलग तरह से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक नई पहचान के रूप में वो उभरे हैं और उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। तो बड़ा गर्व होता है जब हमारे मुख्यमंत्री जी अन्य प्रदेशों में जाते हैं, चुनाव प्रचार समिति में वो होते हैं, वहां अपना उद्बोधन देने का काम करते हैं और लोगों को अपने प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लेने का काम किया है, जनहित में उन्हें बताने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां सरकार भी आती है, विधायक भी जीत करके आते हैं, सांसद भी जीत करके आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहे बंगाल की बात हो और चाहे हमारे असम की बात हो और अन्य प्रदेशों में जहां पर भी चुनाव है, वहां हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रचार के लिए लगाया है और वहां वो अपना उद्बोधन भी देते हैं। तो प्रदेश की रीति और नीति जिस तरीके से वो अन्य प्रदेशों में भी बता रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है। थराली तहसील क्षेत्र के अभ्युदय स्टोन क्रशर में प्रदूषण और खनन पट्टों में अनियमितता को लेकर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने खनन पट्टों और स्टोन क्रशरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच में अनियमितताएं पाई जाने पर उन्होंने स्टोन क्रशर पर अर्थदंड लगाने और नियमों के तहत स्टोन क्रशर के संचालन करने की सख्त हिदायत दी। वहीं अवैध खनिज और ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 डंपरों को सीज किया। देखिए, हमें काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी कि जो क्रेशर है या फिर जो हॉट मिक्स प्लांट है या फिर जो ड्रेजिंग के तहत जो पट्टे आवंटित किए गए हैं, इसमें जो है अवैध खनन से संबंधित शिकायतें थी या कुछ मानकों का उल्लंघन जो है क्रेशर में हो रहा है, इस तरह की शिकायतें हमें लगातार आ रही थी। तो आज हमारे द्वारा जो है लगभग 11 बजे एक औचक निरीक्षण पहले स्टोन क्रेशर में किया गया, जहाँ पर हमने पाया कि जो मेन शिकायत थी कि जो है जो आरबीएम पीसा जा रहा है उससे बहुत अधिक मात्रा में डस्ट आ रही है और जो मानकों में होता है कि पानी का छिड़काव मस्ट है, ज़रूरी है और बेल्ट के माध्यम से ज़रूरी होता है, जिसका वहाँ पर नहीं किया जा रहा था। तो हमने अपने सामने जो है मोटरों के माध्यम से पानी चलवाया और देखा कि हाँ, ये जो है अनियमितता है और ये घोर लापरवाही है। तो इसमें हमने चालानी कार्रवाई अभी करी है। इसके अलावा सामने जो हॉट मिक्स प्लांट था उसमें भी हमने निर्देशित किया है कि आप, अभी हमने उनका पोर्टल चेक किया तो अभी पोर्टल उनका चल नहीं रहा है, तो उनको भी हमने जो अनियमितता बरतने के उसमें जो है चालानी कार्रवाई के लिए बोला है। इसके अलावा 2 ट्रक हमने वहाँ पर पकड़े हैं, एक जिसके पास रवंडा नहीं था उसको हमने सीज करके उसको खड़ा करवा दिया है और एक था जिसमें जो है मानकों से अधिक जो है तो क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग था, तो उसका भी हमने चालान किया है। कालाडूंगी में ग्राम पंचायत देवलचौड़ रूपपुर में प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी से विवाद खड़ा हुआ है। सचाई नहर के ऊपर पुलिया डालने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्राम पंचायत देवलचौड़ रूपपुर में प्रॉपर्टी डीलरों की सचाई नहर के ऊपर पुलिया डाल दी गई और जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर अपने निजी फायदे को लेकर किसान की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक कॉलोनी कटी हुई है 7 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत, इसमें हम हर 6 महीने में इसकी सफाई करते हैं, इस कारण ये ऊपर से जितना भी मलबा आता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा भराव इसी जगह पे होता है। और एक कॉलोनी वालों ने यहाँ पर कम से कम 20 फुट लंबी पुलिया डाल दी है। हमारे गाँव में पूर्व के 2 प्रधान है, महेंद्र सिंह दिगारी जी और भोपाल सिंह पोखरिया जी, उन तक को सूचना नहीं है कि भैया यहाँ पर इतनी बड़ी पुलिया डाली। तो हड़ताल पे है, हमने एसडीओ साहब से बात हुई है, उनका आश्वासन है कि भाई आने वाले समय में हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इतनी बड़ी पुलिया है तो गांव के अंतर्गत भाई मान्य नहीं होंगी, जैसे भी प्रधान, बीडीसी मेंबर और ये लोगों का जो भी निर्णय होगा वो मान्य रहेगा। नहीं जाएंगे तो भाई साहब देखो, पिछले जब से हमारा गांव बसावत में है तब से ये रूल है ऐसी बनी हुई है। अगर हमें परेशानी होगी तो हम भाई किसी अपनी परेशानी के कारण दूसरे को इतनी सुविधाएं तो नहीं देंगे कि भाई हम जीवन भर का हम ये इतना बड़ा राग अपने ले लेंगे। हर 6 महीने में साफ करना पड़ता है हमें। ये रूल डाली गई, ये कोई मीडिएटर है यहीं के ग्राम, तो ये कोई सरदार जी की ज़मीन है। अब ये जो भी लोग हैं बीच के बिचौलिए लोग, इनमें इतनी बड़ी बड़ी पुलिया अपना उसके लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए। हम ग्रामवासियों को भाई धकेल। देहरादून में विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि आसाराम स्कूल के पास करीब 9 बजे तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में सवार 2 लोगों को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और मदद करते हुए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू करेंगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार किसकी अधिवक्ता की बताई जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रुकपुर की तरफ जा रहा था, वो उधर से आए और एकदम गाड़ी काट दी, उन्हें कार काट दी सर। वो मुझे लग रहा है वो नशे में था सर, एकदम बिल्कुल पता नहीं नींद में था, कैसे नशे में था सर। कुल मिला के बात वो नशे में था। क्या बात हो रही है? आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है और गाड़ी तो खत्म हो गई सर। चोट लगी हुई है। गरीब आदमी किस्तों में गाड़ी ले रखी सर, मैं गरीब आदमी कैसे कर पाऊंगा सर। मैं बहुत बुरी तरफ टिस गया सर, मैं तो कहीं लायक नहीं रहा। अभी कंपनी में गाड़ी लगी हुई है, मेरे को उनको ले जाने, वो अपने जेब से भरने पड़ेगा मेरे को सर।
मैं कैसे जाऊँ सर? मेरे क्या बहुत कहना है अभी उनका जिन्होंने ये किया है? वो तो सर ऐसे दिराज दे कि हम कर लेंगे और अब यहाँ से चले गए, वो गाड़ी को छोड़ के और चले गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जानता नहीं उनको कौन है क्या है। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैरना ने गैस की लत को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया। उन्होंने गैस एजेंसी मालिकों और खाद्यपूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वितरण प्रणाली में आ रही खामियों को तुरंत दूर किया जाए। का जगह गैस की कोई किल्लत मेरे लोगों ने मुझे बताया, तो इसलिए मैंने गैस का जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको यहाँ पर बुलाया, डीएसओ नैनीताल को बुलाया और सभी इंस्पेक्टरों को यहाँ पर बुलाया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी गैस की जो डिलीवरी है उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को होम डिलीवरी पूर्ववत होनी चाहिए। तो यहाँ पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कोई अच्छी परेशानी नहीं है। मैंने ज़िले के जो खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं और जो यहाँ के गैस एजेंसी के इंचार्ज हैं, जीएम हैं, उनको बुला करके स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने खाली होहल्ला करने का प्रयास किया है, लेकिन एक आध जगह जहाँ जहाँ भी है 1-2 दिन में इस स्थिति को हम सामान्य कर लेंगे। और अधिकारियों ने और जो इसके एजेंसी के जहाँ पर भी जो इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया है कि 1 आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। सबको घर घर तक जिसकी अभी गैस बुक है उसको होम डिलीवरी ये एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और जो एजेंसी के इंचार्ज हैं, जो इन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है उसके आश्वासन के अनुरूप काम करेंगे और सबको घर घर तक गैस पहुँचेगी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।